तुम इनकी चमचागिरी करना छोड़ दो कि शहर के अंदर सारे ऑफिसरान भ्रष्ट है, तो उसकी देन हमारे लीडरान है। सर मैं आज अगर जो किसी को कहूँ कि यार ये 5 लाख रुपया पकड़ हाथ में और वो संडास का और गटर का पानी बह के आ रहा है, लोगों को मैयत को ले जाने को रास्ता नहीं है, जुमा के नमाजियों के लिए रास्ता नहीं है, तो इसमें लोड तो मेरे को 2 लाफा मार के चला जाएगा। रिजवान बैटरी वाला गंदे पानी में लौटता, आप नहीं लौट सकते, कम से कम अच्छी सड़क पे सो तो जाते। शादी के खिलाफ लड़ा जा रहा है, तुम लोगों को जागना होगा। गंदगी तुम्हारे दरवाजे से लेके मस्जिद के गेट तक देखना है तो मालेगांव कितना लूट चुके हैं, लूटने के बाद भी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। मेरे बच्चों को मेरी आंखी के सामने मारा गया। हमारे शहर के सियासी रहनुमाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो? सबको घर बैठ जाना चाहिए। रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। सबसे पहले हम कॉफ़ी से ही शुरुआत करते हैं। कॉफ़ी लीजिए, अभी गर्म है। तो रिजवान भाई, हम आते हैं सवाल पे डायरेक्ट कि अपने बचपन के बारे में बताइए कि बचपन कैसा था, हालात कैसे थे, वालिद साहब क्या किया करते थे, पढ़ाई कहाँ तक हासिल की आपने और कौन सी स्कूल से पढ़ाई शुरू की? सर मैं आयसा नगर प्राइमरी स्कूल में पहली दूसरी में अच्छा, वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद नंबर 1 स्कूल के अंदर में उमर जनाब थे, तीसरी में उनके पास था, और तीसरी ही मेरी आखिरी क्लास थी। अच्छा, मतलब 3 क्लास ही पढ़े हो? जी ओके। बचपन में वालिद साहब वालदा काफ़ी तकलीफ़ों से हमको पाला है। अच्छा, ख़ास तौर से वालदा की तकलीफ़ हमारी आंखों के सामने थी, जो कारण बना कि मैं एजुकेशन तालीम से दूर हो गया। अच्छा, मेरी एक कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने वालिदैन की मदद करूं, लेकिन मैं आपको पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये शो शुरू किया है, और आप काबिल मुबारकबाद है जो शहरियान के सामने लोगों की रियल ज़िंदगी क्या है वो ला करके रख रहे हैं, बजाय किसी के ताने तनकीद के। बेशक। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं हमारी तरफ से। शुक्रिया रिजवान भाई। काफ़ी गुर्बत की ज़िंदगी थी जी। मैं बहुत छोटी सी उम्र से, और स्कूल में बहुत शरारती था मैं, अव्वल दिन से शरारती हूँ, आज तक शरारती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात। तो हम जो है सर वालिदैन की मदद के लिए एजुकेशन से दूर हो गए। अच्छा, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो मुझ पर बीती है वो मैं मेरे शहर के ख़ास तौर से नौजवानों से और उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि आपके ऊपर हालात चाहे जैसे भी आ जाए, आप घबराना नहीं, तालीम नहीं छोड़ना। बेशक। आप होटल पे पच्चरी कर लो, हमाली कर लो, किसी के घर की नौकरी कर लो, लेकिन उसके साथ साथ तालीम हासिल करो। बेशक। तालीम इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, जिसके कारण हम छोड़ें। आज अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी, वो मकाम दिया कि हम बड़े बड़े ऑफिसरों से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सियासी लीडरों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के अफसोस होता है कि काश के हम पढ़े होते तो आज हम कुछ और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। वालिदैन में कौन ज़्यादा सख्त था या मोहब्बती था? वालिद साहब तो बड़े सख्त थे। अच्छा, मार भी खाई होगी फिर 100? काफ़ी काफ़ी अच्छा। काफ़ी मार खाए साहब। कभी कभी ऐसा होता था कि लकड़ियाँ टूट जाती थी। ओह बाप रे। लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हाँ। और उन्हीं माँ बाप की मार है जो आज तक का हमें याद है कि सही रास्ते पे चलना चाहिए। तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में इंसानियत के लिए पढ़े लिखे होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर सच्चाई है, इंसानियत है, तो आप सबसे बेहतरीन इंसान हो। बेशक। और वो तालीम मेरी माँ बाप ने मुझे दी है। मतलब बचपन से क्या सपना था कि आपको क्या बनना है बड़ा होकर? बचपन से मुझे एक शौक़ था कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूं। अच्छा, ओके। मैं किसी काबिल बनता हूं, अल्लाह ने मुझे बनाया, तो मैं मेरे शहर के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और सर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनाया
जी जी। मैं एक छोटे से धंधे से उठा। मेरे मामू जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 99-98 में मैं पावर लूम किराए से लेके चलाया करता अच्छा। था। और 12 लूम रहते थे, 24 घंटा लूम के नीचे पड़ा रहता था। कभी इसकी साप्टिन खोल के ले जा, कभी उसकी भाल खोल के ले जा। इस तरीके से ज़िंदगी कटती थी। अच्छा। उन्होंने मुझे इस धंधे में लाया, बिजनेस में लाया। कौन से बिजनेस में? मैं आपको मालेगांव शहर की भंगार बाज़ार, मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार जेटी के सामने बहुत मशहूर है। जी जी जी। रिजवान बैटरी वाला का जो रिजवान बैटरी वाला बना है, तो उसी उसकी जगह वजह से से। बना है। ओके। उस जगह से अब मैंने एक छोटा सा धंधा चालू किया। और मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों से अपील करना चाहूँगा, जब अल्लाह ने मुझे 2 पैसा दिया तो मैं वाइट में रहा, सरकार को टैक्स भर के 1 नंबर में काम करता रहा। उसका कारण ये हुआ अकरम साहब कि मुझे बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाने लग गई अच्छा। कि अंसारी साहब आइए, अंसारी साहब आइए। पूरे हिंदुस्तान से, मैं पूरे भारत से बड़ी बड़ी कंपनियों से काम करता था। और बहुत अल्लाह ने बहुत पैसा कमाया, अल्लाह ने बहुत दिया। बेशक बेशक। अल्लाह का एहसान है। तो ये शुरुआती दिनों में रिजवान भाई तकलीफ़ें तो बहुत आई होगी यहाँ जी तक जनाब। पहुँचने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के बिजनेस शुरू होने से पहले एक वक्त तो मेरे ऊपर ऐसा भी गुजरा है साहब। मेरी एक बच्ची मालेगांव शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा। 1.5-2 साल की बच्ची थी मेरी। और उस पीरियड में उसका कुछ 250-300 रुपया डॉक्टर साहब ने बिल बनाया था। अच्छा। सर उस 250-300 रुपये के लिए मुझे याद है कि मैं 72 घंटा लूम भी चलाया था कंटिन्यू, कि किसी तरीके से हफ्ते भर की जोड़ के कमाई वो और उनको ले जाके पहुंचा दूं। अल्लाह ने वो दिन भी हमें दिखाया है। ऐसे बहुत ऊंच नीच देखे हमने। कारोबार में अगर जो आप नेक नियति और सही ढंग से काम करो तो अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह के एक से एक बंदे हैं बेशक जो हर कदम कदम पे मदद करते हैं बेशक बेशक और हमारी तरक्की का वो ज़रिया बनता है। बेशक। तो बचपन का कोई ऐसा किस्सा रिजवान भाई जिसे याद करके आज भी आपको हंसी आ जाती हो, कोई शरारत ऐसी आपकी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ी हो? क्या, मैं नंबर 1 स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। मेरे कई मालेगांव के डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर दोस्त, वो लोग एटीटी में थे। उन लोगों के झगड़े हो गए। अच्छा। तो फिर हम लोगों को जो है वहाँ जाना पड़ा एटीटी में। अब उतनी टाइम कुछ समझता नहीं था, तो हाथ में हम लोग ढोटा वोटा लेके गए थे। अच्छा। जो लूम का ढोटा आता कि इससे हाँ। मारेंगे। तो सब लोग देखे कि अबे बोले ढोटो वोटो कहाँ लेके आए हो तुम लोग। तो हम लोग, मैंने कहा कि वो फला फला लड़का है वसीम के मारी से, अब हम लोगों के बगैर मारे जाएंगे नहीं। तो सर भी बोले अबे ढोटवा से मारे मखुआ होकर पेटवा में घुस जाइए। तो सर ने हमको एक लकड़ी दी है। अच्छा। बोले यार ये लकड़ियाँ ले ले, बोले ऐसे मार लेना। मेरे ख्याल से 1 लाख सर थे वो। अच्छा। तो कभी भी हम लोग सोचते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि यार सर भी सोच रहे थे कि इन लोग लफड़ा ना मुसीबत टले बढ़ाए किसी तरह से। और उन्होंने बाकायदा वो लकड़ी दिया मुझे और वो लड़के को सामने बुलाया अच्छा। और फिर मुझसे एक सवाल किया कि रिजवान अगर जो आपके मारने से ये सुधर जाएगा तो इसे बहुत मारिए। तो मैंने सोचा ये गलत बात है। बिल्कुल। यानी कितने अच्छे अंदाज में बहुत उन्होंने, अच्छा, वाकई वो में। चाहते तो सही हमें है। वहीं से मार ठोक के गाली दे के निकाल सकते। सही बात है। लेकिन इसे कहते हैं उस्ताद मोहतरम, बेशक बेशक बिल्कुल। जिन्होंने अपनी सलाहियत के अंदाज में मुझे समझाया और वो उनके बात समझाने मुझे आज तक याद है। बिल्कुल। तो वो इस तरीके से मुझे शर्मिंदा किए, वो मैं आज तक वो चीज़ सर की मुझे भूल नहीं सका। शहर आपको एक अलग रूप में जानता है, पहचानता है, क्योंकि आपका जो अंदाज है थोड़ा सबसे हट के है। ये भी अल्लाह का एहसान हाँ, है। बिल्कुल। तो ये अचानक से फिर MIM में आने का फैसला कैसे किया था आपने शुरुआत में? 2006 में कब्रस्तान में ब्लास्ट हुआ, हमीदिया मस्जिद कब्रस्तान, मुशारत चौक। फिर सर उसी की दूसरी कड़ी 2008 28 रमज़ान को जो बिक्कू चौक ब्लास्ट हुआ, तो मैंने इस शहर के उस वक्त के MLA से फ़ोन पे बात की कि साहब ऐसा ऐसा हो गया और पुलिस फायरिंग कर रही है।
तो उन्होंने कहा भाई पुलिस को पब्लिक ने मारी है तो करेंगी। खैर उस दिन हमें एहसास हुआ कि मालेगांव शहर के तमाम सियासी लीडरान जो कौम मिल्लत और इंसानियत की बात करते हैं सर, वो कौम मिल्लत तो छोड़ दीजिए आप, वो इंसानियत के नाते भी किसी की मदद करना नहीं चाहते। तो मैंने सोचा कि यार मुझे सियासत में आना चाहिए। ओके। आपने देखा होगा हमने लोगों की बॉडियाँ, जख्मी लोगों को, हम लोग थे बहुत शहर के नौजवान थे जो हम उठा के खून में लथपथ लेके भागे, और उस दिन भी हमने, तो ये कारण हुआ जो मैं सियासत में आया। और मैं अपना सियासी कैरियर जो है सर, मैं मनसे से स्टार्ट किया। अच्छा। मैं मनसे में था, समाजवादी में था, बहुजन से मैंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा, MIM में गया। इतनी पार्टी बदलने का क्या मकसद था, मतलब किस वजह से आपने छोड़े वो सारी पार्टीज को? सर एक तो एक चीज़ ये थी कि मैंने आपसे कहा कि मुझे बचपन से एक चीज़ का शौक़ था कि मैं मेरे शहर के लिए कुछ करूं। बिल्कुल। और मेरी नीयत साफ थी, मैं सियासी इंसान नहीं था। मेरा एक ही मकसद था, मेरा शहर के लिए कुछ करना। लेकिन जब मैं करीब जाके देखा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं उनकी जी हुजूरी के लिए तो नहीं गया हूँ ना, मैं मेरे शहर के मसाइल लेके आया हूँ सर। अगर जो मेरे शहर के मसाइल हल नहीं हो सके, उसके कारण मुझे सियासी पार्टियाँ छोड़नी पड़ती थी। और कुछ आप ही ने कहा कि आपका कुछ स्टाइल अलग है, तो बहुत सारे लोगों की कुर्सी जो है तो खतरे में पड़ जाती थी कि यार ये आया तो अपना क्या। बराबर। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ करता था मेरे साथ। के लिए हमारे मालेगांव के एक शायर का बहुत अच्छा शेर है, सिद्दीक अकबर का, जी, कि नए परिंदे जब ऊंची उड़ान भरते हैं तो कुछ पुराने हवाओं के कान भरते हैं। यहाँ पे वह कान भरने वाले परिंदे बहुत थे मेरे साथ में। बिल्कुल। रिजवान बैटरी वाला किसी के नमक के खड़े का दागीनदार नहीं है। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा पैसा कमाया हुआ इंसान, अपनी हलाल की कमाई शहर पे लगाता रहा, इन तमाम पार्टियों के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता रहा कि मेरे शहर का कुछ भला हो जाए। आज शहर में आप देख रहे हैं कि चंद घंटों की, चंद मिनटों की बारिश में क्या हाल हो जाता है। लोग सिर्फ मौत मांग रहे हैं, चलना दुश्वार है। बिल्कुल सही बात। तो ये कारण था मुझे सियासत में आने का, जो मैं मनसे से लेके आज मालेगांव आवामी पार्टी तक आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो ये एहतजाज करने का ये नया तरीका क्यों सोचा आपने रिजवान भाई, कि आप गटर में भी उतर जाते, रोड पे अगर पानी जमा हो गया तो वहाँ पे आप वो मतलब एहतजाज के तौर पर उसमें उतर जाते कि और एहतजाज करते? एक बिल्कुल यूनिक चीज़ है, मतलब ये बहुत कम लोग इसकी हिम्मत भी कर पाते हैं। मैं बहुत करीब से सब सियासी लीडरों को देखा हूँ, वो चाहे कोई भी हो। मैं आज किसी को तंज करने के लिए आपके पास नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं सर, शहर देख रहा है कि शहर के अंदर सारे ऑफिसरान भ्रष्ट है, तो उसकी देन हमारे लीडरान है। ये कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। सियासत है, आपको अधिकार है, आप सियासत कीजिए। कोई ये दीनी प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि आप मस्जिद के मिंबर पे खड़े रह के कलाम पाक लेके बोल रहे वही करना पड़ेगा। मैं भी समझता हूँ कि बातें फ़र्क से हो सकती है, लेकिन सर कोई कुछ भी नहीं करता। अब मैं जिसे भी शिकायत करता हूँ, वो चाहे मौजूदा MLA हो, महापौर हो, कारपोरेटर हो, वो उस पर ठेलता है, वो उस पर ठेलता है, वो उस पर ठेलता है। सर मैं आज अगर जो किसी को कहूँ कि यार ये 5 लाख रुपया पकड़ हाथ में, और वो संडास का और गटर का पानी बह के आ रहा है, लोगों को मैयत को ले जाने को रास्ता नहीं है, जुमा के नमाजियों के लिए रास्ता नहीं है, तो इसमें लोड तो मेरे को 2 लाफा मार के चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। सर मैं अगर जो गटरों में उतरा हूँ, गंदे पानी में उतरा हूँ, तो मेरे शहर की गईयों और आवाम के लिए। रिजवान बैटरी वाला किसी के लग कभी 1 रुपया भीख मांगने नहीं गया है, किसी के लग पार्टी फंड मांगने नहीं गया है। कोई लीडर कोई कुछ बोल नहीं सकता कि हमारे पास आया और हमसे 10 रुपये ले जाके इसने काम किया। सर ना मैं कारपोरेटर हूँ, ना मेयर हूँ, ना स्टैंडिंग में हूँ, ना MLA हूँ। सही बात है, सही बात। मैंने सोचा क्या करें, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि रिजवान अगर जो तू कौम का सच्चा खादिम है तो उतर ये गंदे पानी में। तेरे अकेले गंदे पानी से उतरने से अगर जो कुछ शहर के कुछ लोगों को राहत मिलती है, तो इससे बेहतर बात क्या है। बेशक। और सर आप देख लीजिए, अगर जो कुछ लोग, कुछ पगारू चमचे
उस बात को लेकर के मजाक बनाते होंगे, तो अल्लाह ने वो पावर दिया कि बैटरी वाला जहाँ बैठा है वहाँ काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि शहर की आवाम इन सब बातों को समझे। आप अपने लीडर के पीछे रहिए, आप अपने लीडर को वोट दीजिए, आप रिजवान बैटरी वाले को कुछ मत दीजिए, लेकिन एक सेकंड के लिए सर सोचे तो कि आज हम हमारी मस्तूरात को बाइक पे बिठा करके रोड से निकल नहीं सकते। स्कूली बच्चों को आप जैसा आदमी सर, आप जैसा आदमी स्कूली बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा है और ट्रैफिक में गूंगे बहरे जैसे खड़ा रह रहा है। बिल्कुल। बच्चे स्कूल में जाके मार खा रहे हैं लेट होने के कारण। सही है। तो शहर में आवाम को सोचना चाहिए कि एक आदमी अगर जो गंदे पानी में बैठा तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि यार वो पागल तो नहीं है, और नहीं है तो क्यों बैठा है, आपके ही लिए बैठा है ना। सही बात। अब मैंने किसी से कोई तोड़ी की हो, किसी से कोई लेन देन किया हो, तो मैं शहरियान का गुनहगार हूँ। कि ये नेशनल न्यूज़ बनती थी, ऊपर तक जाती थी, तो इन सब की थूतू होती, सारे ऑफिसरों की, नहीं चाह के भी उन्हें काम करना पड़ता। लेकिन अब तो खैर अल्लाह ने इतना पावर दे दिया कि एक फ़ोन जाता। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए सर। आपके मालेगांव शहर में योगी जी आते हैं तो बैटरी वाले को उठा के अंदर डाल दिया जाता है आने से पहले, और कोई लीडर नहीं दिखा क्या इनको। ये मेरा तरीका है साहब काम करने का। बहरहाल यूनिक है, बहुत हटके है बस, और वो तवज्जो खींचता है अपनी। लेकिन इस तरह के एहतजाज होना भी ज़रूरी है जो तवज्जो तो खींचे, एटलीस्ट जो जिम्मेदारान है हमारे यहाँ के। सर मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी काम के ऊपर गई है कि महाराष्ट्र में, देश में अलग अलग तरीके का आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं। अच्छा। सर वो मुझसे बात करते करते फ़ोन पे रो दिए कि रिजवान साहब आप वो गंदे पानी में कैसे मुंडी डुबाए। आपने मेरा कई वीडियो देखा होगा सर। बिल्कुल देखा है बिल्कुल। बोले भाई साहब हमने आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। सही बात। और सलाम है तुम्हारे को, बोले कैसे लीडर है आपके शहर के, और तुम्हारी जनता कैसे बर्दाश्त करती है इनको। सही। अब मैं इन्हें क्या समझाऊं। रिजवान भाई, जैसे इतने अभी तक की ये सियासी कैरियर में अभी तक के कोई ऐसा कोई वाकया याद है आपको जिसे याद करके आप आज भी उदास हो जाते हो? देखिए सर, अभी माजी में 12 नवंबर का मामला हुआ जी। मालेगांव शहर के बेकसूर मुसलमानों को सर ऐसी मार कोई कुत्ते को भी नहीं मारता। मेरे बच्चों को मेरी आंखी के सामने मारा गया, और उनसे एक ही बात कहलवाई जाती थी कि बोलो तुम्हें रिजवान बैटरी वाला ने बुलाया था। ये एक सुनहरा मौका था शहर के लीडरान के लिए कि इन 12 नवंबर के बेकसूर मुसलमानों के लिए सड़कों पे रिजवान बैटरी वाला गंदे पानी में लौटता, आप नहीं लौट सकते, कम से कम अच्छी सड़क पे सो तो जाते कि उन्हें छोड़ो या हमें गिरफ्तार करो। ये बात मैं जब तक जिंदा रहूँगा चुपती रहेंगी। और मैं पूरा साल जेल में काटा। उनके साथ आप भी गिरफ्तार हो गए? पूरा साल साहब। अच्छा। 337 दिन काटा। मेरा घर धर्म भरम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं शहर के मुखय्यर लोगों से, शहर के गयूर आवाम से कहना चाहूँगा कि आप अपना हिसाब लीजिए। ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक शख्सियत आती है हमारी जिनसे हम बहुत मुतासिर होते हैं, तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं आप? तो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब, सेठ हाजी शब्बीर अहमद साहब। तो अगर जो मैं किसी को अपना आइडियल और बिल्कुल अपना करीबी मानता हूँ तो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब है। ओके। जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। अभी तक के जैसे कैरियर में, सियासी कैरियर में अभी तक का कभी कभी ऐसा भी लगा होगा आपको कि यार गलती कर दिया मैंने सियासत में आके, मुझे आना ही नहीं चाहिए था ये सब चीज़ में? सियासत में तो आके ठीक है गलती हुई, लेकिन इससे कुछ सीखा मैं कि सियासी प्लेटफॉर्म से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आवाम की खिदमत करने के लिए। सारी तंजीमें इसके आगे फेल है। मैं शहर के हर छोटे बड़े इंसान से अपील करूंगा कि आप सियासी सोच रखिए, सियासी सहूर रखिए और सियासत में एंट्री करिए। कुल मिलाकर आप मुतमईन हैं
कि मैं सियासत में हूँ और मैं आवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ? बिल्कुल 100%। बचपन की जो सियासत हुआ करती थी, जो बचपन के हमारे सियासतदान थे, जो रहनुमा थे, और आज के सियासतदानों में क्या फ़र्क महसूस करते आप? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने खुद अपने बचपन में देखा है, जब मालेगांव शहर एक म्यूनसिपाल्टी था तो वार्ड का मेंबर जब कारपोरेशन जाने लगता था, म्यूनसिपाल्टी जाने लगता था, तो वार्ड की आवाम से पूछता था, ये आपा तोरा कुछ लाए के है का, एक हाला कुछ मंगाए के है का। जो खुलूस था, उनके काम तो काम थे ही, लेकिन जो लोगों की हमदर्दी थी कि यार किसी का कुछ काम है तो मैं जा ही रहा हूँ, आते समय कर दूँ या ला के कर दूँ। और आज तो सर तकरीबन 1000 करोड़ की महानगर पालिका कितना लूट चुके हैं, लूटने के बाद भी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। कारपोरेशन जाते समय भी पूछते हैं आपके घर में कुछ बाकी रह गया डाका डालने के लिए गए, तो हम उस पर वो डाका डाल दें। अगर आपको मालेगांव की सियासत का हाँ। बॉस बना दिया जाए, बिग बॉस, अच्छा, तो सबसे पहला कौन सा नियम लागू करेंगे आप यहाँ के सियासतदानों पर? यहाँ के तमाम सियासी लीडरान के लिए कोशिश करूँगा एक अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाऊँ, अच्छा, जिसमें उनको डुबा के और एक आध आलिम लगाऊंगा कि कुन्ने पे खड़े रह के पढ़, ताकि ये बाहर निकले तो साफ सुथरे हो जाए। अच्छा, ये कानून बना हाँ, ये कानून बना देंगे। अच्छा, शादी आपने पसंद से की थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं साहब, मेरी पसंद से की थी। वो उस उम्र में भी बहुत मार खाया हूँ मैं, माँ की भी मार खाया हूँ, बाप की भी खाया हूँ, भाइयों की भी खाया हूँ। अच्छा। लेकिन सलाम है मेरी अहलिया को, अल्लाह उसे खूब जिंदगी दे। मेरी मरहूम माँ बाप की इतनी खिदमत की है कि जितनी मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं की। क्या बात है, बहुत अच्छी तो बात। मेरी चॉइस गलत नहीं थी। गलत नहीं थी। मेरे बच्चों को एक काबिल बनाई, बहुत बड़ी बात है। उनके चक्कर में मार और भी खाए? बहुत मार खाऊं, बाहर की नहीं खाऊं, बाहर की आज तक बचे हूँ। बाहर की मार नहीं पड़ी, घर में बहुत मार खाया। अच्छा, बहुत धोए थे। छोड़ दे उसका फिर आगे। छोड़ दे। और 27 रमजान को निकाह किया था, मतलब ईद बार इन लोग दूसरी जगह मुरी कर देंगे। अच्छा, तो 27 रोजे को निकाह कर लिया था मैंने। अच्छा। उसमें से बहुत मार पड़ी थी। और बीवी से कितना डरते हो? बीवी तो बेचारी अल्लाह की गाय मिल गई है यार। ऐसा? हाँ, उसके लिए दुआएं करते रहता हूँ कि ये थोड़ा डराए मुझे। अच्छा, अच्छा। अल्लाह ताला मेरी जैसी बीवी सबको दे। अगर किसी फिल्म में आपको कोई मेन किरदार, हीरो का किरदार अदा करने के लिए दिया जाए, तो कौन से हीरो का किरदार अदा करना चाहोगे? दिलीप कुमार का। अच्छा, दिलीप साहब मतलब डाई हार्ड फैन है ऐसा? फिल्में वगैरह देखने का शौक? बहुत शौक था। अब तो गांव की फिल्म देख देख के कुछ मौका ही नहीं लगता कुछ देखने के लिए। यहीं इतनी फिल्में चल रही है, इतनी फिल्म बन रही है यहाँ, रोजाना बनते रहती, रोज बनती रहती, कुछ देखने की गरज ही नहीं है। अगर फिर से एक बार आपको आपका बचपन लौटा दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे? जियो जान के साथ तालीम हासिल करने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि यार काश मैं तालीम हासिल कर लेता। बहुत एहसास है। आपने माजी में नहीं पढ़ा, आज अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान बैटरी वाला मराठी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। जबकि 3 क्लास तक ही पढ़े आपने। 3। आप कुछ भी रख दीजिए, अभी पढ़ता हूँ, अभी लिखता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। वक्त और हालात इंसान को सब सिखा देता है जी। आज मेरे शहर के गयूर नौजवान 24 घंटा मोबाइल में बिजी है। आप चाहें तो अपने वक्तों का सही इस्तेमाल करें। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा टाइम निकाले, ऑटोमेटिक आप सब कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वही गट्स है हमारे अंदर, जो किसी भी ऑफिसर से हम बात करने में चपते नहीं हैं। और मुझे सच्चाई बोलने में कभी शर्म महसूस नहीं होती। बेशक, जो है वो है। रिजवान भाई, अगर आप सियासतदान होते तो क्या होते? एक अच्छा बिजनेसमैन था, अच्छा बिजनेसमैन होता। तो बैटरी का मतलब ये बिजनेस कैसे, मतलब बाहर से बैटरीज लाते हो या? नहीं सर, मैं पहले बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया। लोगों की दुकानों पे जा जा के धक्के खाए। कभी ऐसा होता था सौदा हो जाता था, उतना पैसा नहीं होता था, छोड़ना पड़ता था। लेकिन बाद में अल्लाह ने नवाजा। मैंने अल्लाह की खुली मदद देखा कि पूरे देश की कंपनियां अंसारी आइए, अंसारी साहब आइए, अंसारी साहब आइए। मुझे अकरम साहब इतना माल दिया करते थे, ले जाइए बेच के पैसा दीजिए। लेकिन अल्लाह ने हमेशा इज्जत रखा। और अभी भी वही बिजनेस? अभी भी। इतने साल की सियासी कैरियर का कोई मज़ेदार किस्सा सुनाओ रिजवान भाई आप। जोक तो बहुत सारे हैं, बहुत, लेकिन एक बहुत बड़ा जोक हुआ। हाँ बिल्कुल सुनाओ। मैं लाया अवैसी साहब के।
ओके 2013 में, जब अवैसी साहब को नांदेड़ के आगे महाराष्ट्र में कहीं एंट्री नहीं थी, अच्छा। तो उन्हें लाने वाला आपका रिजवान बैटरी वाला है, पूरे महाराष्ट्र में मिलाने वाला रिजवान बैटरी वाला है। तो मुझे जब बहुत मजा आई जब हमारे अवैसी साहब ने कहा माजी इलेक्शन के पीरियड में, इसे मत देखो मुझे देखो, मैं हर 2 महीने पे तुमसे मुलाकात के लिए आता रहूंगा। अच्छा। मैं सोचा यार इतने बड़े फेंकू कैसे निकल गया अवैसी साहब। पूरा 5 साल बीत गया, एक चक्कर भी नहीं आए। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा बहुत मजेदार किस्सा है, और आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार क्या बोलेंगे वो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मेरे अवैसी साहब को कि साहब मैं आपके नमक के खड़े का दागिनदार नहीं हूँ। सही है। आपको शहर के लिए लाया था, शहर के विकास के लिए लाया था। आप इतने सीनियर आदमी और इतना बड़ा झूठ आप आवाम से बोलोगे, आपके ऊपर सूट नहीं करता। बिल्कुल। इन्होंने कहा उधर नदी के किनारे जगह ली, ऐसा हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेंगी, लोग देखते रह जाएंगे। कहाँ देखिए भैया, अवैसी भैया मैं तुझे पूछ रहा हूँ, मौके दिख नहीं रहा, लोगन कहाँ देखिए, तो हिसाब से फेंको। पूरे देश की सबसे गंदी सड़कें देखना है तो मालेगांव, गटरों का पानी तालाब की तरह तैरते हुए हमेशा देखना है, जल बिल मछली तो मालेगांव, गंदगी तुम्हारे दरवाजे से लेके मस्जिद के गेट तक देखना है तो मालेगांव। हमारे शहर के सियासी रहनुमाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सबको घर बैठ जाना चाहिए। फिर काम कौन करेगा या सियासत कौन करेगा? इन्हें सियासत समझती नहीं है, सियासत कर कहाँ रहे हैं। सियासत का मतलब है सर आवाम की खिदमत, आवाम के बुनियादी सहूलियात के मसाइल को हल करना, उसे करके देना। अगर जो ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो इनको आबे हयात पी लेना चाहिए, ता क़यामत तक ये करते रहे। मालेगांव शहर को सलाम है, ऐसी खिदमत इनको मुबारक हो। एक ब्रिज मालेगांव शहर का, झांका माका ब्रिज, 9वां साल लग गया सर। सही बात। एक गार्डन नहीं है सर, एक गार्डन। मालेगांव शहर की गयूर आवाम परेशान होकर आपकी हाईवे पे आती है, होटलों पे, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी बीवी बच्चों को लेकर के। क्या अधिकार है इन्हें सियासत में रहने का? नए बच्चे, नए लोगों को, नई नस्ल के लोगों को, नए पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए मैदान में। ये तुमको बताएंगे सियासत कैसे होती है। शहर के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? दुनिया जब से कायम हुई है ता क़यामत तक इनकलाब आप ही लाते हो। तो इस बार मालेगांव शहर में मसाइल की बुनियाद पे इन लीडरों को पानी पिला दो, इनकलाब खड़ा कर दो कि आइंदा इन्हें सोचना पड़े कि अब हम कुछ किए तो क्या कर जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों को आगे आना चाहिए और सबसे सवाल करना चाहिए। और मैं अपने शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम से कहना चाहूँगा कि आप सबका कान पकड़िए, किसी को मत छोड़ो, आपकी जिम्मेदारी है। आप मस्जिदों से ऐलान करवाइए, ऐसे मक्कारों को वोट मत दो जो मस्जिद के सामने की गंदगी नहीं उठा सकते। स्कूली बच्चे, उनके वहाँ पे साइलेंस जोन डिक्लेयर है, लेकिन कोई अमल बजौनी नहीं है। हमारे बच्चे तालीम के लिए जा रहे हैं और उनके कानों में शोरगुल, गानों की आवाज़, चिल्लात पुकार, ये सब बंद होना चाहिए। इस पे उलमा को आगे आना चाहिए, आगे आके बोलना चाहिए कि रुके। अतिक्रमण, कल के लीडरों को बहुत मज़ा आती थी, कर ले अतिक्रमण, मैं देखा तू के का करिए। अब तो वो ऐसा अतिक्रमण करीस कि तय का कर वो तो के देख रहा है। सर शहर का बहुत बुरा हाल है। शहर से दखनी अंसारी की जो नाम पे सियासत कर रहे हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। शहर के बुनियादी मसाइल पे बात होनी चाहिए, आवाम के मसाइल पे बात होनी चाहिए। सर एक हॉस्पिटल नहीं है हो, मालेगांव शहर में डेंगू आम हो गया है। बिल्कुल। किसी शहर में, किसी महानगर पालिका में एक डेंगू का मरीज मिल जाए तो पूरी महानगर पालिका में काला सिया दिन मनाया जाएगा। मालेगांव शहर में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 500 से ज़्यादा डेंगू के मरीज हो गए। ये लीडरों को नहीं समझ में आता। जब तक ये आवाम अपने आप को बेदार नहीं करेंगी, आप बेदार नहीं होगे, ना आपकी तरक्की होगी ना शहर की तरक्की होगी।
इसलिए नौजवानों को सबसे पहले तो गलत को गलत बोलना शुरू करना पड़ेगा, सच को सच बोलो, ऑटोमेटिक अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई हमारे शो में आने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर की आवाम, नौजवान आपकी बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।